हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूनिट 12 जो मॉड्यूल बी एबीएम का है। तो हमने यहाँ तक स्टडी किया था, तो स्टार्ट करते हैं आज इवॉटसन एंड सिंकफील्ड स्टडी। तो ये स्टडी क्या बोलता है कि जैसे जैसे अगर आपका होल्डिंग पीरियड इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा उसका टाइम फ्रेम इंक्रीज होगा, तो स्मॉल डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए आपके पास स्टॉक की वैल्यू, अगर हम एक स्टॉक लेते हैं आइसर मोटर्स का, आइसर मोटर्स अराउंड 2000 की हम बात करें तो उस समय इसके शेयर की प्राइस 22 रुपये थी। नाउ इट हैज़ कम टू 22,000। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 22 रुपये से 22,000 रुपये, तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है स्टॉक की वैल्यू में। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए चीज़ों को होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो उसका इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो इवॉटसन सिंकफील्ड में क्या किया, इन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी में क्या था कि इन्होंने क्या किया, जो स्टॉक है उसके रिटर्न के ऊपर एस्टिमेशन लगाया कि कितना रिटर्न मिल रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्होंने क्या किया, जो 1926 से 1992 के बीच में है, इसके बीच में उन्होंने स्टॉक और बॉन्ड को क्या किया, स्टडी किया। और उन्होंने क्या पाया कि जो स्टॉक्स हैं दैट मेक एन एवरेज ऑफ 12.4%, ट्रेजरी बॉन्ड्स 5.2% और ट्रेजरी बिल्स 3.6%। तो ये आपको इवॉटसन एंड सिंकफील्ड ने अपने स्टडी में डिनोट किया। अब अगर इस वैल्यू, इस एवरेज ग्रोथ रेट के साथ अगर हम प्रोसीड करते हैं, तो अगर सपोज कीजिए हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए, तो ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है, यहाँ पे टेबल आपका क्या है, ये आपका होल्डिंग पीरियड है, ये स्टॉक है, ये आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स है और ये ट्रेजरी बिल्स है। तो हम क्या देखें, पहले पीरियड में आपका 112.40, ट्रेजरी बॉन्ड 105.20, ट्रेजरी बिल्स 103.60, ये आपका जो है यूएस डॉलर में है। अब क्या हुआ, 5 साल में इसकी वैल्यू इतनी हो गई, लेकिन 30 साल में देखिए ये वैल्यू कितना टाइम्स हो गई, 40 ईयर्स में और ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्या है, 105.20, इसका ग्रोथ रेट कम था, तो उस ग्रोथ रेट के हिसाब से ये 759.68 पे पहुंचा। अगेन ट्रेजरी बिल्स का देखें तो 103.60, इसका ग्रोथ रेट और कम था, तो ये 411.52। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स के ड्यूरेशन में क्या मिल रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा टाइम्स आपको क्या कर रहा है, रिटर्न दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग डिफरेंसेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, रूल ऑफ 72 की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ 72 देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हम एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 2x एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका कितने साल में 2 लाख रुपए हो जाएंगे एट सपोज कीजिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम फ्रेम निकालना है। तो रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि जस्ट डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाई 72। तो यहाँ 6% है, 6 से डिवाइड किया आपने, तो ये क्या मिल गया, 12। इसका मतलब इन 12 ईयर्स इट विल बिकम डबल। सिमिलरली हम 9% एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 72/9, इट मीन्स इन 8 ईयर्स द अमाउंट विल डबल। अगर 12% इंटरेस्ट रेट है तो 72/12, 6 ईयर्स, इन 6 ईयर द अमाउंट विल बिकम डबल। तो ये आपका क्या है, ये आप रूल ऑफ 72 है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये क्या है, ये आपका कंपाउंडिंग के फैक्टर को कंसीडर करता है और ये आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। तो डिस्काउंटिंग मैंने आपको बताया था, डिस्काउंटिंग क्या होता है, जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आते हैं। सपोज कि मेरा फ्यूचर वैल्यू मैंने सोचा है कि 2 लाख रुपया चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालें, हम कितना इन्वेस्ट करें कि ये 5 साल में ये मेरा हो जाए 2 लाख रुपया एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो ये मेरा क्या है, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जब हम फ्यूचर वैल्यू से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। और अगर वाइस वर्सा लें, प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इट अफेक्ट्स बोथ द फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ऑब्वियसली बात है, जो कंपाउंडिंग फैक्टर होगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू को भी इम्पैक्ट करेगा और फ्यूचर वैल्यूज को इम्पैक्ट करेगा। जो आपका 10 रुपये आज के टाइम में है, आज से 5 साल के बाद वो 10 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 रुपये भी हो सकता है, या फिर हम 100 उस समय की जो 100 रुपये वैल्यू है वो आज के 10 रुपये की वैल्यू के बराबर हो सकती है। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1+r/n टू द पावर n -1, दिस इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये आपका फॉर्मूला है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये r और यहाँ पे r/n है। सपोज कीजिए अगर मेरा हाफ ईयरली है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली में क्या करते थे, हाफ ईयरली में n को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि आपका एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2। हाफ ईयर में 6 मंथ, 6 मंथ। एक साल में कितने आ गए, तो हम यहाँ इनको क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे। क्वार्टरली में क्या करते थे, 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। मंथली में क्या होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने वो मंथ होते हैं 1 ईयर में, 12 होते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो एक साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए 10% है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 10/2। क्वार्टरली में क्या हो जाएगा 10/4, ये क्वार्टरली हो गया। और मंथली में क्या हो जाएगा 10/12। तो अब ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब इस फॉर्मूले में क्या किया गया है, ऑलरेडी r/n लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कीजिए, और इन मतलब हाफ ईयरली है, अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, क्वार्टरली है तो 4 लिखेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर इंस्टेंट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट इफ दे सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मीन्स व्हाट, सेमी मीन्स हाफ। इसका मतलब क्या कर रहा है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। इफ दे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग वर्क्स आउट टू एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर हम कैलकुलेट करें, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या है 1+r/n। आर की वैल्यू कितनी हो गई 10%। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपका हम ये नोट कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो यहाँ देखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा 1+r, r इज 10% n टू डिवाइड बाई n -1। 10% में 0.10, 0.10 डिवाइड बाई 2 हाउ मच 1 + 0.05 टू द पावर 2 -1। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 1.05 इंटू 1.05 1 हो जाएगा, तो वो 0.1015। तो ये मेरा हो जाए 0.1025। तो ये मेरा, अगर इसको हम परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये कितना बन जाएगा 10.25%। इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो गया आपका 10.25%। यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसको हम अगेन क्या लिखते हैं, e⁻r -1। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर हो गया, और आर जो है स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपका कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस होगा तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे एनुअल है, सेमी एनुअल, मंथली, डेली, कंटिन्यूअस। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है, टाइम फ्रेम कितना हो जाएगा, एनुअल केस में 1 हो जाएगा, सेमी एनुअल मैंने बताया आपको 2, मंथली 12, डेली 365, और कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस हो गया। फॉर्मूले में पुट किए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका ये कैलकुलेट होके आ रहा है। अब क्या, एज कंपाउंडिंग बिकम्स मोर फ्रिक्वेंट द इफेक्टिव रेट इंक्रीज। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कंपाउंडिंग आपका इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव रेट क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेट आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मेरा कंपाउंडिंग क्या हुआ फ्रीक्वेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सो द इफेक्टिव रेट इंक्रीज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिक्रीजेज। और जब आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा,
वो डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ होम लोन मे हैव मंथली रिपेमेंट्स एंड मंथली कंपाउंडिंग। द इंटरेस्ट रेट कोटेड मे सीम टू बी लो बट दैट कुड बी डिसेप्टिव। To get the effective annual rate, you should use the formula above and see what the actual effective interest works out to. अब सपोज कीजिए हमने हाउसिंग लोन लिया 40 लाख रुपए का। अब 40 लाख रुपए का आपने हाउसिंग लोन लिया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो अगर आपने 8% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक EMI बन जाएगा। तो वो जो EMI बनेगा, दैट EMI कंप्राइजेज ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इन विच द लोन वुड बी रिपेड। तो अगर सपोज कीजिए हमने 10 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए लिया, तो 20 साल में 40 लाख अगर हम लोन ले रहे हैं तो व्हाट वी फाउंड एक्चुअली वी आर पेइंग 50 लैक्स 10 लैक्स एज द इंटरेस्ट पोर्सन। तो अगर हम 8% इंटरेस्टेड बोल रहे हैं तो दैट कुड बी डिसेप्टिव। कहने का मतलब क्या है कि हम जो इफेक्टिव इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल पता चलेगा कि व्हाट इंटरेस्ट वी आर पेइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपका एन्युटी। एन्युटी को समझते हैं। एन्युटी क्या होता है? कांस्टेंट कैश फ्लो होता है। कांस्टेंट कैश फ्लो का मतलब हुआ, सपोज कि आपने एक LIC पॉलिसी ली। LIC पॉलिसी आपने लिया, आप क्या कर रहे हैं, ईयरली 5000 आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ये 5000, अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप बोलेंगे, कोई बोलेगा कि हम क्या करेंगे, मंथ के एंड में पे करना चाहेंगे। ठीक है, 31st को उसने पे किया, सपोज कि 31 जैन है। कोई बोलेगा कि नहीं, लास्ट डे को नहीं, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डे को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। सो एन्युटी टॉक्स अबाउट बोथ। एन्युटी क्या बोलता है कि अगर एक आप कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स, आप क्या करो, हर साल पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर। सपोज कीजिए आपने ये 10 साल का लिया, दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज द 10th ईयर। तो आप क्या करो, हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या कर रहे हो, 5000 पे कर रहे हो, या आप ऑन द फर्स्ट डे आप क्या कर रहे हो, 5000 पे कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, दिस इज द केस ऑफ एन्युटी। मतलब आप कांस्टेंट कैश फ्लो क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, एन्युटी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। तो अगर हम ऑर्डिनरी के केस की बात करें तो ऑर्डिनरी के केस में क्या होता है, एट द एंड, और एन्युटी ड्यू में क्या होता है, एट द बिगिनिंग। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, एंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, दिस इज जस्ट लाइक पोस्टपेड मोबाइल बिल। क्यों पोस्टपेड हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, दैट उसके बाद हम पे करते हैं। प्रीपेड में क्या होता है कि हम पहले उसको पे करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो इसको अगर उस सेंस में कंसीडर करें तो एट द एंड ऑफ द, और अगर आपको रिचार्ज यूज़ करना तो आप क्या करेंगे, पहले दिन से ही अब डे 1 में रिचार्ज करेंगे। तो ये आपका एट द एंड हो गया, ये आपका एट द बिगिनिंग हो गया। अब ऑर्डिनरी में भी क्या होगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी ड्यू में भी क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा और फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम अगर एन्युटी ड्यू की बात, पहले ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करते हैं। तो यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली आपको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी में मैंने बताया आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो ऑर्डिनरी में जब हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला हो गया, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पे A/R लिख देना है, और 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी हम अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है ना, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फैक्टर आएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो से प्रेजेंट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। मतलब अगर फ्यूचर कैश फ्लो हमको 2 लाख रुपए चाहिए तो आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो जब हम कम होगा तो ऑब्वियस बात है, हम क्या होगा, मेरा एक डिवाइडिंग फैक्टर
यहाँ पे आएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें, तो फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिवाइडिंग फैक्टर वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिए डिस्काउंटिंग में क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फैक्टर 1/1 प्लस आर टू द पावर एन इससे मल्टीप्लाई किया, या आप बोल सकते हैं 1 प्लस आर टू द पावर एन से डिवाइड किया। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। यहाँ देखिए फ्यूचर वैल्यू में हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू में इस पोर्शन को ले लिया और प्रेजेंट में क्या किया, ये एक्स्ट्रा मेरा फैक्टर आ गया। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये आपका यहाँ देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड एन्युटी। ऑर्डिनरी में हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड करेंगे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब ए क्या है, ए क्या है, एन्युटी की वैल्यू हो गई, आर आपका डिस्काउंट पीरियड हो गया जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और एन क्या होगा आपका नंबर ऑफ पीरियड हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज यू स्टार्ट रेंट अ कार बिजनेस एंड वांट टू बाई एन ऑटोमोबाइल। आपने क्या किया, कार रेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और आप क्या करना चाहते हैं, एक ऑटोमोबाइल बाई करना चाहते हैं। ठीक है, यू हैव चॉइस ऑफ बाइंग द कार कैश डाउन फॉर ₹4 लाख और पेइंग ₹90,000 a year फॉर 5 years। अब अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट मीन्स आप वन टाइम पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो यू विल हैव टू पे ₹4 lakhs। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, 90,000 आप हर साल पे करें फॉर 5 years फॉर द सेम कार। वट वुड यू डू इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%। तो आप उस केस में आपका डिसीजन क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना है 90,000। तो हम देखेंगे कि क्या मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू 90,000 का है, हमको पता है कि हम डाउन पेमेंट कितने का कर रहे हैं 4 लाख का। तो हम ये देखेंगे कि 90,000 के हिसाब से अगर हम 5 साल तक पे करेंगे तो हाउ मच अमाउंट आई एम सपोज टू पे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 90,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। फॉर्मूले में हमने क्या किया, पुट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज ए एन्युटी वैल्यू अपॉन आर। आर इज हाउ मच 10%, 1 प्लस आर इज 0.10 टू द पावर n माइनस 1 और 1 प्लस आर टू द पावर n। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रेजेंट वैल्यू आपका 3,41,171 रुपीज़ है। तो आपने क्या देखा कि आप क्या कर रहे हैं, 10% पर एनम के हिसाब से आपने जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो आपका 3,41,171 रुपये आपका आया। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, आप 4 लाख क्या पे करेंगे या फिर 3,41,000 के हिसाब से आप देखेंगे। सो इट इज़ बेटर टू टेक ऑटो लोन रादर देन पे एट कैश फ्लो। मीन्स आप डाउन पेमेंट करने के बजाय आप क्या ऑप्शन पे करें, क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है हमने क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए मीन्स एन्युटी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर। तो इस पेज में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ कैलकुलेशन। एग्जाम्पल हमने क्या बोला आपको, एग्जाम्पल हमने बोला कि आपके पास क्या है, एक कार लोन ले रहे हैं, ऑटो कार लोन। कितने का ले रहे हैं, 4 लाख का। 4 लाख आप डाउन पेमेंट करें, आप 4 लाख पे करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि 90,000 के हिसाब से आप क्या करेंगे, 5 साल तक पे करें। तो आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन 90,000 इंटू 5 आई विल हैव टू पे 4.5 लाख। ये महंगा होगा, तो महंगा होगा तो चलो हम ये 4 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं। बट एक्चुअल दिस इज नॉट द केस, because in time value of money what we are supposed to do, we are supposed to identify the present value of the money of the future cash flow। तो अगर हम 90,000 का अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए आर एन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 90,000 होगी, तो ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ए अपॉन आर लिखना है, और ये प्रेजेंट वैल्यू तो क्या होगा, डिवाइडिंग फैक्टर आएगा 1 प्लस आर अपॉन एन, और ये 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए
एज हाउ मच, एज 90,000, आर इज हाउ मच 10%, यहाँ पे आर लिख देते हैं 10%, 10% मीन्स हुआ 0.10, 0.1 हो गया। अगेन यहाँ जी 1.1 प्लस 0.1 टू द पावर एन इज हाउ मच, एन इज 5 ईयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा कितना वैल्यू आया था 3,41,000 हाउ मच 171। तो आपने क्या देखा कि 90,000 के हिसाब से आप पे कर रहे हैं, यू आर सपोज टू पे मोर अमाउंट, लेकिन उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3,41,000 रुपये आ रहा है। तो विच इज द बेटर ऑप्शन, आप डाउन पेमेंट करेंगे या ये पे आप लोन प्रीफर करेंगे? दिस इज द लोन, क्योंकि आप 90,000 ले रहे हैं इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ लोन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यू विल ऑप्ट दिस मेथड। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आपका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू को मैंने आपका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया, ए अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैलून रिपेमेंट लोन, नेक्स्ट थ्योरी जो है। अब यहाँ देखिए बैलून रिपेमेंट लोन क्या बोलता है। बैलून रिपेमेंट लोन ये बोलता है कि सपोज कीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया, मान लीजिए ये आपने 10 ईयर्स के लिए क्या किया, आपने लोन लिया एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैलून रिपेमेंट लोन क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप 10 साल तक आप क्या करो, हमको इंटरेस्ट पे करते रहो, 10 साल तक आप इंटरेस्ट पे करते रहो, और जब आपका आखिरी ईयर आएगा तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करोगे, आप टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या करोगे, एट वन गो पे करोगे। तो ये आपका क्या है, दिस इज द बैलून रिपेमेंट लोन। और ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास अचानक से तो उसमें पैसे आएंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रिएट द सिंकिंग फंड्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड में क्या करते हैं आप, एक सर्टेन अमाउंट क्या करते हैं आप, फ्यूचर लाइबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर लाइबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं आप, एक फंड तैयार करते हैं। तो दिस इज सिंकिंग फंड। तो यहाँ देखिए बैलून रिपेमेंट लोन में क्या बोलता है, इट रेफर्स टू अ लोन ऑन विच ओनली इंटरेस्ट इज पेड फॉर द लाइफ ऑफ द लोन। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 साल का, इसमें मैंने लोन लिया था। आप 20 साल के लिए लेंगे तो आप 20 साल क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड द इंटायर प्रिंसिपल इज पेड एट द एंड ऑफ लोन्स लाइफ। और लास्ट ईयर क्या करेंगे आप, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे करेंगे। So companies that borrow money using balloon repayment loans like bonds or debenture often set aside money in sinking fund। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंकिंग फंड में क्या करेंगे, आप उस पैसे को डाइवर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है एट वन गो आपको पे करना है, इट मीन्स यू विल हैव टू क्रिएट द फंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए आपको मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख है, तो आप क्या करेंगे, आप सपोज कीजिए 5,000 पर मंथ क्या कर रहे हैं, आपने कैलकुलेट करके 5,000 पर मंथ हम करेंगे ओवर अ पर्टिकुलर ईयर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 लाख रुपए बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट often set aside money in sinking fund during the life of the loan to ensure they have enough at maturity to pay the principal on the loan। नेक्स्ट आपका सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या है, इट इज अ फंड टू विच फर्म्स मेक एनुअल कंट्रीब्यूशंस इन ऑर्डर टू हैव इनफ फंड टू मीट अ लार्जर फाइनेंशियल एबिलिटी इन द फ्यूचर। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, इट इज अ फंड इन विच फर्म्स मेक एनुअल कंट्रीब्यूशंस इन ऑर्डर टू हैव इनफ फंड्स टू मेक लार्ज, वही मैंने बताया जो लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी फ्यूचर में होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं आप, सिंकिंग फंड का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एन्युटी ड्यू। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनरी में मैंने दो केस बताया, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये हो गया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम बात करते हैं एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू में भी क्या प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू में क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड क्या कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू का इसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, आपने देखिए पहले फॉर्मूले में क्या लिखा था, ए अपॉन आर
और 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये आपका पहला फार्मूला था। अब इसमें देखिए क्या क्या हम चेंजेस करेंगे। तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आपको 1 महीने का एक महीने का क्या कर रहे हैं आप, एडवांटेज मिल रहा है बोल सकते हैं, या फिर आप 1 महीने एडवांस कर रहे हैं, मतलब 1 महीने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 1 महीने का डिफरेंस आ रहा है वो एक यहाँ ऐड कर दीजिए, मतलब ए प्लस ए अपॉन आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो n है ये n-1 बन जाएगा, ये जो n है ये n-1 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा, a प्लस ए अपॉन आर और 1 प्लस आर टू द पावर n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n-1। तो आई थिंक आपको याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। उसी तरीके से अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे ए अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेरा फार्मूला था ए अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, इसमें हमने क्या किया, 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस आर को डिवाइड किया मैंने, 1 प्लस आर को डिवाइड किया, तभी तो ये -1 एक पावर नीचे आएगा। तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये जो आपका एन्युटी ड्यू है, तो इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए ऊपर जो है ये एंड ऑफ द पीरियड है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये 0 से 1, ये पहले साल का एंड हो गया, आपने 100 रुपये पे किया, दूसरे साल का एंड हुआ 100 रुपये पे किया, तीसरे साल का एंड हुआ 100 रुपये पे किया, चौथे साल का बिगिनिंग में क्या होगा, ये देखिए आप पहले साल में क्या कर रहे हैं, डे 1 में पे कर रहे हैं, अगेन बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इज हाउ मच, 100। सो प्रेजेंट वैल्यू के केस में 100 प्लस ए अपॉन आर, ए 100 अपॉन आर इज हाउ मच 0.10 इंटू, अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 माइनस लिखा हुआ है। मैंने जो फार्मूला आपको बताया, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ देखिए फार्मूला जो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर टू द पावर, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n-1। तो आप वैसे समझ लीजिए, आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर ऑफ 4 ईयर्स कितना आ रहा है, 348.70, और एट द एंड ऑफ ईच ईयर हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 317। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रेजेंट वैल्यू जो है एन्युटी का ज़्यादा है एट द बिगनिंग एज कम्पेयर टू एट द एंड, एंड में क्या है आपका कम है और प्रेजेंट में क्या है आपका ज़्यादा है। फार्मूला मैंने आपको ये बता दिया, ये फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला बता दिया। अगेन इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, सपोज यू पुट ₹1000 इन रेकरिंग डिपॉजिट, आपने क्या किया 1000 रुपये RD में डाला 3 साल के लिए, ठीक है। द फर्स्ट पेमेंट इज मेड टुडे, पहला पेमेंट आपने क्या किया, आज कर दिया। द लास्ट एंड थर्ड पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, और जो लास्ट और थर्ड पेमेंट है वो आपने क्या किया, तीसरे साल का बिगिनिंग में किया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड द कंपाउंडिंग डन ऑन एनुअल बेसिस। तो आपको क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो जब कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या हो गया, एट द एंड है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कैश फ्लो स्टार्टिंग में हो रहा है एंड में हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी हो गया, और एंड में हो रहा है तो एन्युटी ड्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, आपने फ्यूचर, आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन आर, आर इधर लिखा हुआ, ए अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर n-1
1। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1000, आर इज हाउ मच 10%, 0.10, 1 में ऐड हो गया 1.1 हो गया, अगेन 1 प्लस 0.10 दैट इज 1.1। कितने साल के लिए कर रहे हैं? 3 साल के लिए, टू द पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1। जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ गया 3641। इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 3 साल में? 3641। नेक्स्ट आपका ग्रोइंग एन्युटीज। सो अ ग्रोइंग एन्युटी इज ए कैश फ्लो दैट ग्रोज एज ए कांस्टेंट फॉर अगेन। ये क्या है आपका? ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका कैश फ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? A1 प्लस जी टू द पावर 1, दूसरे साल के लिए जी टू द पावर 2, 3, 4, इस तरीके से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपका डिस्काउंटिंग ऑफ ग्रोइंग एन्युटी। अगर ग्रोइंग एन्युटी का डिस्काउंटिंग का बात करें तो ये फार्मूला आपको क्या करना है? इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, A1 प्लस जी अपॉन आर माइनस जी इंटू 1 माइनस, या आप ऊपर रख लीजिए 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस जी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो इसको हम एन ईयर्स के कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एन इंटू ए। नेक्स्ट आपका परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल फॉर एवर। परपेचुटी मीन्स फॉर एवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ टाइम के जैसे आपका पेंशन हो गया। पेंशन आपका क्या है? लाइफ टाइम के लिए मिलता है। सो इट इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो, या तो पे कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, हमेशा के लिए क्या होता है उस केस को हम क्या बोलेंगे? परपेचुटी बोलेंगे। दस अ लाइफ टाइम पेंशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए परपेचुटी और रेंटल्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये आपका क्या हो गया? ये परपेचुटी। परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन आर। तो यहाँ प्रेजेंट वाला परपेचुटी आपका क्या हो गया? ए अपॉन आर। तो यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं। एज्यूम दैट यू आर हैविंग ए 6% कूपन कंसोल बोर्ड, कूपन कंसोल बॉन्ड। द ओरिजिनल फेस वैल्यू कितना है? 1000 है। द करंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इफ द इंटरेस्ट इज, आपका करंट वैल्यू निकालना है मतलब प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% दिया हुआ है। तो करंट वैल्यू ऑफ कंसोल बोर्ड इज 60 अपॉन ए अपॉन आर। ए इज हाउ मच? सो पहले हम क्या करें यहाँ पे? दिस इज 6% एंड ओरिजिनल वैल्यू इज। सो यहाँ पे जब हम ए की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 6% अगर हम 1000 का निकाल रहे हैं तो इट विल कम एज 60 डिवाइडेड बाई आर इज 9%, 0.09, तो इट विल कम 667। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका कंसोल बोर्ड में कितना हो गया? 667 हो गया। नेक्स्ट आपका ग्रोइंग परपेचुटी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? ग्रोइंग परपेचुटी इज ए कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट फॉर एवर। तो ये ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब क्या है? ग्रोइंग वर्ड ही अगर है तो ये क्या हो रहा है? द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। सो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा C1 अपॉन आर माइनस जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारा जो फॉर्मूला है वो हमने गो थ्रू कर लिया। अब इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं तो हम एक एक करके समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।